जय हिंद साथियों, जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए इस किरण पब्लिकेशन के बुक से डेली जीके जीएस का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से आपका 2 क्लास हो चुका है। तो आज आपका रिवीजन का तीसरा क्लास चलेगा। और साथियों, ये जो किरण पब्लिकेशन का बुक है, सभी के पास ये बुक होगा ही, और जिनके पास ये बुक नहीं है आप लोग जाकर ले सकते हैं। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों का इस बुक में कलेक्शन दिया गया है। इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है और साथ में 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं। तो इस बुक को पढ़कर आप अपने बिहार पुलिस की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर 21 से कवर करेंगे। इससे पहले इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं और हम लोग केवल जीके जीएस के प्रश्नों को ही कवर करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग या फिर योजना आयोग। देखिए, संवैधानिक स्थिति का मतलब होता है इनमें से किसका उल्लेख संविधान में मिलता है और किसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, वित्त आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है संविधान में आर्टिकल 280 में, तो ये संवैधानिक स्थिति प्राप्त है इसे। चुनाव आयोग की बात करें तो इसका भी उल्लेख है 324 के अंतर्गत। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग है। और बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग, इसका स्थिति प्राप्त संविधान में नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो ए और सी, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ए और सी। चलिए आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। चलिए, डाले गए मतों का कितना भाग प्राप्त होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद जो राष्ट्रपति बनता है उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। और साथियों, अब एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए सभी क्लास को अटेंड कीजिए और डेली रिवीजन क्या करें। अभी इस समय बिहार पुलिस के लिए 3 क्लास चल रहे हैं। एक रात 8 बजे, दूसरी क्लास रात 8:30 बजे, और ये जो अभी आप लोग कर रहे हैं ये रात 9 बजे में। तो देखिए साथियों, जिस समय 1950 में नया संविधान अंगीकार किया गया था, उसी समय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर? तो देखिए, पहले थे 30, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 33 + 1 का आंकड़ा है, यानी कि 33 न्यायाधीश होते हैं और 1 क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार से 34 कुल न्यायाधीश होते हैं। इस किताब में गलत दिया हुआ है, याद रखिएगा 33 + 1 होगा, 30 नहीं होगा, ये पहले का आंकड़ा है 30। निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री अमर्त्य सेन किस विषय के विशेषज्ञ हैं? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा कब दिया गया था? तो 1998 में। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पूछे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में।
नोबेल प्राइज़, ध्यान रखेंगे इन सभी फैक्ट को। 1972 में शिमला समझौता याद रखिएगा कब हुआ था, 1972 में। तो इस पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। देखिए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो नहीं होगा, तो हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से होती है। कौन करता है? तो महात्मा गांधी। लेकिन इसे 1922 में वापस ले लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, जो कि फरवरी 1922 में हुआ था। तो शुरू कब हुआ था? 1920 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मार्क करें। तो देखिए डलहौजी ने एक नीति लाया था, क्या लाया था? राज्य हड़प की नीति, जिसके तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था और 1856 में किसे मिलाया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो उस समय नवाब कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है, वाजिद अली शाह। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। और साथियों आपको याद होगा 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। और उसके बाद 1857 की क्रांति होती है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो याद रखिएगा हल्दी घाटी के युद्ध में। ये हुआ था 1576 में। ठीक है, 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है कहाँ पर? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए सही से। तो साथियों जून के महीने में मानसून के फटने से केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में वर्षा होती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई है। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दें। तो देखिए हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है पूछा जाता है, तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है और सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय, जबकि अरावली पर्वत श्रेणी जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अल्पाइन घास स्थल। याद रखिएगा वोल्गा नदी गिरती है। चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, वोल्गा नदी जो है ये कहाँ पर गिरती है? तो 32 का सही जवाब है वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह रूस के वाल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और यह रूस की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। किताब में काला सागर दिया हुआ है जो कि गलत है, आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर में, ध्यान रखें। एल नीनो प्रकट होता है। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। एल नीनो प्रकट होता है। तो प्यारे साथियों एल नीनो जो है प्रशांत महासागर के ऊपर आता है। यह एक दक्षिणी गर्म धारा है। यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है कि एल नीनो किस प्रकार की धारा है, ठंडी या गर्म? तो याद रखिएगा ये दक्षिणी गर्म धारा है।
तो सही जवाब है प्रशांत महासागर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूभाग के हिसाब से दूसरा वृहत्तम देश कौन सा है? भूभाग यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत जो है 7वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पर रूस आता है। तो यहाँ पे पूछा गया दूसरे स्थान पर कनाडा आता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर क्या है? अमेरिका, पांचवें ब्राज़ील, छठे ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर अपना प्यारा भारत आता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो याद रखिएगा अनुपम झील। ये कहाँ पर है? तो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताइए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब है मद्रास। याद रखिएगा मद्रास जो है यहाँ पर भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन दूसरा, शिवरमन समिति। याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। कल हमने आपसे यही प्रश्न पूछा था नाबार्ड की स्थापना। तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया जाता है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? तो निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? तो याद रखिएगा घनश्याम बिड़ला। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। और घनश्याम बिड़ला जो है हरिजन सेवक संघ के भी अध्यक्ष भी रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में किया गया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार। और एक संगीत के क्षेत्र में पूछता है तो ग्रैमी अवार्ड। इन सभी को ध्यान रखें। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी खारे पानी और मीठे पानी दोनों याद रखना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चिल्का झील। ये भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। वुलर झील की बात करें तो ये मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्याइक इतियो पैगोडा कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। तो ये म्यांमार में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। और भारत से वर्मा को किस एक्ट के तहत अलग किया गया था? तो भारत वही अधिनियम है 1935 का एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे लंबी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे लंबी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये प्रश्न ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें। तो भारत के प्रथम और वर्तमान में कौन है दोनों याद रखना है। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। और वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह।
आपकी किताब में गलत दिया हुआ है मनोहर पारिकर, ये पहले का अपडेट है, लेकिन वर्तमान में जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। सही कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप ये सभी तो संघ शासित प्रदेश है, लेकिन गोवा नहीं है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब आज़ाद कराया गया था, तो 1961 में। इसे भी ध्यान रखिए। गोवा की राजधानी पणजी है और भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1959 में किया गया था। तो सही जवाब है चौथा ऑप्शन, नई दिल्ली में। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा परसेंटेज के हिसाब से बताना है, क्योंकि बुक में जो आंसर दिया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। सबसे पहले स्थान पर आता है परसेंटेज में। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहला स्थान किसका आता है क्षेत्रफल में, तो मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम। तो दोनों ध्यान रखें। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए 47 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर जो भी बच्चे असम बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा याद रखना है पश्चिम बंगाल, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा भी है चाय उत्पादन में। तो सबसे आगे जो है असम है। और जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछे तो ये पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखेंगे। गन्ना उत्पादन में पूछे तो उत्तर प्रदेश है और लीची में पूछे तो अपना बिहार है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये है झारखंड। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा है? झारखंड। और झारखंड का क्षेत्र याद रखिए कहाँ कहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो झरिया क्षेत्र हो गया, गिरिडीह क्षेत्र हो गया, बोकारो, ये सभी झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। किस वर्ष अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और इसी से विचलित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। चलिए यहाँ पे मैक्सिमम बताना है कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है 250 तक। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। 250 में 238 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये 12 सदस्य कौन कौन होते हैं, तो 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। चलिए आगे देखिए। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो पटना में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है, पटना में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था, तो 1955 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो जिसमें से ये जो देखिए डोगरी हो गया, संथाली हो गया और ये बोडो और इसके साथ एक मैथिली, इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया था 2004 में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अंग्रेजी, ये सूचीबद्ध नहीं है। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए 53 के लिए आंसर कीजिए। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? लीला सेठ, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत में अगर पूछे उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो कौन थी? तो याद रखिएगा फातिमा बीबी। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र यानी कि पटना। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा बोध गया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 1981 में स्थापित हुआ था। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? चलिए तो यहाँ पे देखिए दिए गए जिलों में छपरा, चंपारण, रोहतास सभी जगह गोंड जनजाति पाई जाती है। एक पूछा था टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। और पूछा जाता है सैंपियन, जारवा ये सभी जनजाति अंडमान निकोबार में, इसे भी ध्यान रखें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? चलिए आंसर कीजिए। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इनका जन्म हुआ था 1902 में, याद रखिएगा। ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? देखिए ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी ने 19वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा की थी और इनका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है मिर्तुल अहवाल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा मिर्तुल अहवाल। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के वक्रम में अविभाजित बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए 60 के लिए। तो देखिए वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के जिले के कुछ क्षेत्र पूर्णिया एवं पुरुलिया को बंगाल में क्या किया गया? तो हस्तांतरित किया गया। तो सही जवाब है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चौथा, ये कथन गलत दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखिए। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा मालदीव, पहला ऑप्शन सही है मालदीव। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये है त्रिपिटक। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में है? तो लखनऊ में कौन सा स्मारक है? बड़ा इमामबाड़ा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शिक्षक संस्थानों में खाली स्थान के लिए आरक्षण प्रदान करता है। 103वां संशोधन अधिनियम याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सरकारी नौकरियों और शिक्षक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। और ये 103वां संशोधन कब हुआ था? तो 14 जनवरी 2019 को ये प्रभाव में आया था 103वां संशोधन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। थरवोए कंदिगई कन्नकोट्टई जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
तो साथियों ये जो जलाशय है ये स्थित है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? तो ये है बाली यात्रा। बाली यात्रा ओडिशा का प्रमुख त्यौहार है। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो पंजाब के किस जिले में? तो याद रखिएगा अमृतसर में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो देखिए सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या किसने कब किया था? तो 1675 में। किसने किया था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।